कोंडालीजा राइस, दुबली पतली अफ्रीकन मूल की, देखने में साधारण से भी कम, लेकिन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर बनी अपनी तालीम के बल पे, अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत के बल पे। चूंकि अमेरिका में कोई बिरादरी की वजह से नहीं बनता है या कोई सिफारिश से नहीं बनता है, तो वो बहुत काबिल थी। तो ये जो गद्दाफी था लीबिया का तानाशाह, ये जब हटाया गया तो विद्रोहियों ने इसके दफ्तर को लूटा। उस दफ्तर में एक डायरी मिली जिसमें गद्दाफी ने लिखा था कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद जब आता है जब ये लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी और अमेरिका की ताकत उसे उसकी तालीम की वजह से मिली हुई थी। एजुकेशन का एम्पावरमेंट ये है। पढ़ लिख के हमारे लोग बहुत आगे तक गए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा रुझान जो है वो दूसरे तरह के कामों में हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तो ये दहेज छोड़ दो। ये जो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हो, ये बड़ी बेशर्मी की चीज है। बुढ़ा कोई अमर नहीं हो जाएगा, सूरजमल नहीं बन जाएगा 40 गांव के लोगों को खाना देकर, इसको छोड़ दो। और पैसा आते ही कोई शानदार बैठक ठोकना छोड़ दो। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में, विदेश में, देश में, सब जगह भेजो। आज देश में शिक्षा की ये स्थिति है। देखिए, दुनिया में उन्होंने राज किया है, उन्होंने तरक्की की है जिन्होंने शिक्षा को तवज्जो दी है। मैं इंग्लैंड की मिसाल सब जगह देता हूं। जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, ब्रिटेन का बजट पेश हो रहा था, प्रधानमंत्री ने सब मदों में कटौती की, लेकिन शिक्षा की मद में एक पैसा कम नहीं किया। सारा विपक्ष खड़ा हो गया, उसने कहा कि शिक्षा में पैसा कम क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर खड़े कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी, लिहाजा एक पैसा कम नहीं करूंगा। तो जिन कौमों ने शिक्षा के बारे में ये दृष्टि रखी है वही कौमें आगे बढ़ी है। तो हमारे, तो मैं देखता हूं, स्वामी जी जानते होंगे, हमारे इलाकों में तो सारी संस्थाएं, उदयभान जी को पता है, जिनमें हम पढ़े, हमारे पिताजी पढ़े, वो सारे हमारे बुजुर्गों ने 2-2 पैसे इकट्ठा करके बनाए थे। सरकार तो कुछ उस वक्त करती नहीं थी। तो अब फिर कह रहा हूं कि कुछ पैसा अपने जो शौक हैं, इसका पैसा निकाल के अपनी शिक्षण संस्थाओं में लगाओ। और देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इतने बड़े देश के पास 10 या 12 नोबेल प्राइज हैं, जिनमें से 5-6 उनके हैं जो विदेश चले गए थे। एक मदर टेरेसा का है। हमारे तो 5 या 6 नोबेल प्राइज हैं। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी को 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी को 80, 90, 100, 110 नोबेल प्राइज हैं। चूंकि वहां एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है और एजुकेशन को लोग तवज्जो देते हैं। रूस जो वहां के बड़े धनी लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक अपनी 90% से ज्यादा आमदनी की अपनी चैरिटी करता है। वहां के जो म्यूजिशियन हैं, लॉर्ड गिल्डोफर लेवी, वो दोनों न सिर्फ अपनी पैसे की चैरिटी करते हैं, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट से जा के पैसा मांगते हैं और शिक्षा पे खर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा सेठ है, वो तो अपनी लड़की की सगाई में 300 करोड़ रुपया चेक से और 1000 करोड़ बिना चेक के खर्चा करता है एक दिन का लड़की की सगाई का। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता मैं तो चैरिटी वेरिटी करता नहीं हूं। 14 तल्ले का मकान है उसका बंबई में। एक तल्ले पे उसके कुत्ते रहते हैं, एक पे उसके नौकर रहते हैं, एक पे उसकी गाड़ियां रहती हैं। अब इतना बड़ा अपराध। और मैं ये कहता हूं कि इनको कभी सम्मान की निगाह से मत देखना। ये सड़े हुए आलू की बोरी है। ये इंसान भी नहीं है, ये सड़े हुए आलू की बोरी जैसे हैं। चूंकि ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो मैं अपने समाज के जो बड़े लोग हैं, अपने समाज के जो भामाशाह हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा शिक्षा के लिए जरूर दें।
तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जो कुरीतियां हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, उनको कम करो। बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत सारी बहुत तरह की चीजें, उनको कम करके आगे बढ़ो। और कौमें वही तरक्की करती हैं, आखिर में कहना चाहता हूं, जो अपने पुरखों को याद रखती हैं। हमारा जो इतिहास है, ये जाट जो ये तीनों चारों दोस्त हैं मेरे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी थी। लेकिन आपका समाज महाराजा सूरजमल और तेजा जी पे आके रुक नहीं गया है। ऐसा करो कि हर पीढ़ी में से इस तरह के लोग निकलें। महाराजा, और थोड़ी तवज्जो रणजीत सिंह जी पे भी दो, ज्ञान बताओ लोगों से। मैंने रणजीत सिंह जी पे जितनी किताबें उपलब्ध हैं सब पढ़ी। इतना ताकतवर राजा था, जबकि 7% सिख थे पंजाब में सिर्फ, कि अंग्रेज को ये संधि करनी पड़ी कि सतलुज से परे हम नहीं जाएंगे, सतलुज से इधर तुम नहीं आओगे। एक बार ये जितने जींद और पटियाला हैं, ये अंग्रेजों की वो थे, प्रोटीज थे, अंग्रेज इनको सपोर्ट करते थे। तो एक बार पटियाला की रानी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया। रणजीत सिंह की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। रणजीत सिंह जी फौज लेके पटियाला आ गए। पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि साहब ये तो संधि का उल्लंघन है, ये तो सतलुज से इधर आ गया है, इसको तो हमला माना जाना चाहिए। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि क्या करूं। लंदन ने डलहौजी को कहा कि छेड़ मत, 8-10 दिन में चला जाएगा, वरना छेड़ने में पूरा राज भी जा सकता है। इतनी उसकी ताकत थी, इतनी उसकी दहशत थी। तो आपके राजे रजवाड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो मैं, छोटू राम जी को देखने का मुझे अवसर नहीं हुआ, लेकिन वो ये सेटल कर गए, ये मुद्दा खड़ा कर गए कि फसल का दाम छोटू राम तय करेगा, वायसराय नहीं करेगा। वो आज तक बात चली हुई। चौधरी चरण सिंह जी को तो मैंने देखा है, मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन देवता और आदमी के बीच में कोई चीज होती है तो वो मैंने उनमें देखा। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं। एक दिन मिलने के लिए गया तो स्वामी जी वो बोले, वो जो बैठे रहते थे डेस्क पे, बनियान में थे, वो जो यहां तक का था होता था, उसमें एक जेब होती थी। बोले भाई तेरी माता जी बहुत कंजूस है। मैं कहा क्या हो गया चौधरी साहब? कहने देखो मेरा फटा हुआ कुर्ता था, उसका बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको। तो इतने सीधे और अच्छे आदमी थे। लेकिन एक बात उन्होंने हमें सिखाई, जिसको मैं आज तक मानता हूं, कि अपने वर्ग के सवालों पे कभी समझौता मत करो, उस पे बराबर लड़ते रहो। वो जवाहरलाल जी से शुरू किया उन्होंने, और मुरारजी तक अपने वर्गों के लिए लड़ते रहे। नुकसान भी उठाया, फायदा भी मिला, लेकिन वो ऐसा काम करके चले गए कि उनसे बहुत चीजें सीखने की। उन्हीं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। अब तो हम इन चीजों को देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। तो ये जो हमारे नेता हैं, कुंभाराम जी थे, नाथूराम जी थे, गंगाराम जी थे, नई पीढ़ी को ध्यान भी नहीं है। अरे तुम्हारे पुरखों को तो खेत नाम नहीं थे, तुम्हारे तो सामंत सामान उठा के ले जाते थे, तुम्हारे ऊंट खोल के ले जाते थे। इन्होंने तीनों ने, आप एक हैरत करोगे, दिल्ली में सरकार बन रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कैंडिडेट को कहा गया कि तुम स्पीकर हो जाओ। उसने कहा मैं तो स्पीकर नहीं बनूंगा, क्योंकि स्पीकर में तो माल नहीं है, मुझे तो मंत्री बनना है। लेकिन इन तीनों ने अपनी मर्जी से रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया, और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लेके तहसीलदारों को कह दिया कि खेत पे चले जाओ, जो खेत पे हल लिए खड़ा उसके नाम जमीन लिख दो। और इन्होंने सारे मारवाड़ और शेखावाटी के किसानों के नाम जमीनें करा दी और उनको अन्याय से बाहर किया। तो एक तो इनको भूलो मत, धीरे धीरे भूल रहे हो, मैं ही करता हूं ज्यादा जिक्र। छोटू राम जी को भूल रहे हो, मैं बहुत सभाओं पूछता हूं, बताना भाई, बहुत थोड़े हाथ उठते हैं। अरे ऐसा शानदार आदमी कि जिसने जिन्ना को कह दिया हो कि 24 घंटे में लाहौर छोड़ दो, नहीं जेल भेज दूंगा, और तुम्हें वो भी याद नहीं। तो इनके बारे में पढ़ो, सीखो, और इनसे ये सबक लो कि ये है हमारी जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी लड़ाई क्या है, हमारे समाज की लड़ाई क्या है,
एक तो धरती भी खिलाफ है आपके, बाकी कौमें तो हैं ही हैं। जहां चले जाओगे 10 आदमी तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हुए मिलेंगे, लेकिन जब अपनी एकता में रहोगे तो कोई कुछ नहीं। हम यही हम में है कि हम अपनी एकता में नहीं रहते। ये हीर रांझा किसने लिखी है भाई साहब? हीर रांझा जो लिखी थी उसका मैं नाम भूल जाता हूं। वारिस शाह ने, वारिस शाह ने आपके, मैं आपकी सिर्फ खुशामद करने नहीं आ रहा, वारिस शाह ने आपके 17 अवगुण गिनाए। उन 17 अवगुण में एक तो यह है कि तुम कभी भी अपने भाई के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि दूसरे की जूती में बैठोगे, अपने का अपमान करोगे, कभी इकट्ठा नहीं रह सकते। और इसको देख लो आप रोजमर्रा में, अपने भाई की जलन में रहोगे, आपसदारी नहीं दिखाओगे। ये हमारा कैरेक्टर हो गया, इससे बाहर निकलो, इकट्ठा रहो, अपने लोगों की मदद करो। अफसर कोई बन जाता है तो वो गुप्ता जी की मदद करेगा, लेकिन किसी डागर की, किसी उसकी मदद नहीं करेगा। तो इससे बाहर निकलो। साउथ इंडिया की एक कहावत है कि जब साउथ इंडियन दिल्ली आता है तो पहला टेलीग्राम अपने घर करता है रीच्ड सेफली, अगले दिन करता है मेट बाला सुब्रमण्यम एंड गॉट ए जॉब, और तीसरे दिन करता है सेंड कल्याण सुंदरम। इस वजह से सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में साउथ इंडियन भरा हुआ है। आप वाला नहीं करता इस काम को, वो कोई मदद नहीं करता अपने आदमी की। तो मदद करनी सीखो। एक पुरखों ने की थी, कभी बलदेव जी ने की, मिर्धा जी ने की, अब तो दूसरी दुनिया हो गई है। अब अपने को जाट बताते हुए शर्म आती है। बच्चों के ऐसे नाम रखने लगे ताकि पता न चल जाए कि जाट। तो एकता रखो, आपस में मिलना जुलना करो, एक दूसरे की मदद करो, और सब गोवा आ जाओ, राजभवन में ठहरो। ये मेरा आखिर में न्योता है। चूंकि मुझे कुछ पता नहीं है किस दिन तबादला हो जाए। 4 हो चुके हैं, और जब तक मैं हूं तब तक कोई आप में से बचना नहीं चाहिए जो वहां आया नहीं। ये मैं वादा करता हूं। बता के आओगे तो उन कमरों में ठहराऊंगा जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ठहरते हैं। मैं मैं एक कोने में 2 कमरे ले रखे, मैं तो उनमें रहता हूं ऊपर, चूंकि वो जो आलीशान जगह उनमें नहीं रह रहा हूं। जी जी। तो आप आइए, मैं आपको न्योता देता हूं। और आखिर में फिर मेरे पास कोई उपदेश नहीं है, बस इतना ही अपने तजुर्बे से कहना चाहता हूं कि मिलके रहोगे, आपसदारी में रहोगे तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजस्थान में देखता हूं 50-70 साल में आज तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना? इनमें एक ही नहीं है। हमारे नेताओं एक दूसरे की टांग काट लेते हैं। यही हमारा यूपी में हाल है, हरियाणा का तो आप पूछो ही मत। तो ये इसको छोड़ के आपसदारी और एकता। हरियाणा के चौधरी लोगों को मैं एक बात की मुबारकबाद दूंगा, बीजेपी वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे, कि उन्होंने कम से कम एक बार ठोक के दिखा दिया कि हम हैं। तो चुनाव में इकट्ठा रह के और ठोक के दिखाओ जो आपकी इज्जत ना करता, वो चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो नेता हो। आप अपने अस्तित्व को मनवाओ,